अब देखो, इसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था वंशावली विश्लेषण के बारे में। वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो वंशावली विश्लेषण में कुछ सिंबल या प्रतीक का हम यूज करते हैं। कुछ सिंबल या प्रतीक है जिनका यूज वंशावली विश्लेषण के अंदर किया जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने सिंबल बना रखे हैं, ये इस तरह का सिंबल यदि हमें दिखाई दे रहा है तो वो नर के लिए बनाया जाता है। इस तरह का जो सिंबल है सर के लिए गोल, ये मादा के लिए। और इस तरह का सिंबल यदि बनाया जाता है तो उसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति है उसके लिंग का हमें पता नहीं है। लिंग की जानकारी नहीं है, लिंग का उल्लेख नहीं है। अब ये व्यक्ति रोगग्रस्त है, उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं। जैसे कोई नर रोगग्रस्त है, तो नर रोगग्रस्त है तो उसको दिखाने के लिए हम उसे इस तरह से अंदर से डॉटेड, उसके अंदर डॉट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस तरह का चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है वंशावली विश्लेषण में, तो इसका मतलब है कि नर जो है वो रोगग्रस्त है या प्रभावित है। ऐसा दिखाई दे रहा है, गोल सर्किल और उसके अंदर डॉट दिखाई दे रहे हैं, या पूरी तरह से इसको डार्क किया हुआ है इस तरह से। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि रोगग्रस्त क्या है, मादा है। और इस तरह का सिंबल बना रखा है और उसको अंदर से डार्क कर रखा है और उसके अंदर डॉट बना रखे हैं। तो जो व्यक्ति है जिसका हमको लिंग पता नहीं है, उस वो क्या है, रोग से ग्रसित है। दूसरे सिंबल इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। तीसरा जो सिंबल इसके अंदर काम में लिया जाएगा, तीसरे टाइप के सिंबल या प्रतीक जो काम में लेते हैं, नर जनन, जनन को, लैंगिक जनन को दर्शाने के लिए पहले तो हमने बनाया नर, फिर हमने बनाई मादा। इन दोनों के बीच एक इस तरह से एक लाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो सिंबल है, थर्ड नंबर का जो सिंबल है, ये मैथुन क्रिया को या लैंगिक जनन को दर्शाता है। इस तरह का बना हुआ पेडिग्री एनालिसिस में या वंशावली विश्लेषण में, तो मैथुन क्रिया या लैंगिक जनन को दर्शाएगा। फोर्थ सिंबल इसके अंदर काम में आता है, यदि इस तरह से हमने सिंबल बनाया हुआ हो, इस तरह से यदि सिंबल बनाया हुआ हो, एक नर और एक बना रखी है मादा, और यहाँ पर दो लाइंस का यूज करें, ऐसे यदि दो लाइन बनाई जाए वंशावली विश्लेषण में, तो इस प्रकार का जो चिन्ह यदि इस प्रकार का हमको दिखाई दे रहा है वंशावली में, तो वो समरक्त मैथुन को दर्शाता है। समरक्त मैथुन जो है उसका मतलब होता है जो रिश्तेदार हैं उनके बीच लैंगिक जनन की क्रिया का संपन्न होना। जैसे समान रिश्तेदारों में यदि शादी वगैरह हो जाती है और उनमें लैंगिक जनन होता है, तो उसको हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फिफ्थ नंबर का जो सिंबल इसके अंदर हम काम में लेंगे, यानी एक हमको वो दिखाना है कि किस तरह से माता पिता से संतान उत्पन्न हो रही है। पहले तो हम यदि ऐसा सिंबल बनाया हुआ है, फिफ्थ नंबर पे हमने लिया, यदि इस तरह से लिखा हुआ है, कहीं पर ऐसा बना हुआ है और अंदर लिखा हुआ है एस, इस सिंबल का मतलब होता है प्रभावहीन संतानें। ऐसा सिंबल कहीं मिला हुआ, कहीं पर मिलेगा पेडिग्री एनालिसिस में या वंशावली विश्लेषण में, तो उसका मतलब है कि जो संतानें हैं वो प्रभावहीन है, उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं आया है, वो हम बोलते हैं एस सिंबल से दर्शाएंगे। यहाँ पर पांच की तरह बनाते हैं, यानी जिस अंदर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि पांच संतानें क्या है, प्रभावहीन पाई जा रही है। चार यदि अंदर बना हुआ है तो चार संतानें प्रभावहीन पाई जा रही है। नेक्स्ट सिंपल, अब इनके बीच, माता पिता के बीच क्रॉस और उनकी संतानों को दर्शाने के लिए हम वंशावली विश्लेषण में कैसे बनाते हैं। जैसे एक तो बना दिया हमने नर, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये हो गया पिता, ये हो गई माता। इन दोनों के बीच मैथुन क्रिया या लैंगिक जनन। तो ये तो हो गए ऊपर जो हमने बनाए हैं। ऊपर जो बनाए हैं ये हो गए जनक,
ये जो हमने बनाया है 6 नंबर पर, ये हो गया जनक, पेरेंट्स हो गया। इनमें से ये तो पिता का सिंबल है, और ये वाला जो है इधर, ये है जो माता का सिंबल है। इन दोनों के बीच लाइन खींचिए। लाइन का मतलब इनके बीच मैथुन क्रिया या लैंगिक जनन संपन्न हो रहा है। तो इनके बीच जब मैथुन क्रिया संपन्न होगी तो इनसे संतानें उत्पन्न होगी। तो इनकी संतानों को हम किस तरह से दर्शा देंगे? इनके बीच मैथुन क्रिया हुई तो इनसे उत्पन्न संतानों को इस तरह से हमने दर्शाया। अब संतानों में क्या है, जैसे पुत्री हुई तो पुत्री को दर्शाने के लिए वही गोल सिंबल यूज लिया। पुत्र हुआ तो पुत्र को दर्शाने के लिए ये सिंबल हमने उपयोग में लिए। तो ऐसी आकृति यदि कहीं वंशावली विश्लेषण में बना रहे हैं, ऊपर जो दो सिंबल हैं, ये पिता को दर्शा रहा है, ये माता को। नीचे ये जो है, ये क्या है, इनकी संतानें या संतति, इनको बोल सकते हैं अपन संतति। ये संतति को दर्शा रही। संतति में इस गोल सर्किल है, गोल सर्किल का मतलब क्या है, ये पुत्री है। इस तरह का सिंबल बना रखा है तो ये क्या है, ये पुत्र है। ऊपर ये जो बना रखा है ये सिंबल, ये है पिता। और ये गोल सर्किल जो बना रखा है ये क्या है, माता। तो यहाँ ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल पिता माता इस तरह से बनाए। पुत्री गोल सर्किल है तो पुत्री है, और संतान जो उत्पन्न हुई है यदि ऐसा बना रखा है, चौकोर स्क्वायर बना रखा है, तो वो क्या होता है, पुत्र होता है। अब ये तो 6 तरह के 6 प्रतीक के सिंबल हो गए। इसके अलावा क्या करते हैं, एक जैसे एक सिंबल मैंने बनाया है इसमें नया। जैसे एक इसके अंदर हमने बनाया एक सर स्क्रीनशॉट ले लेते हम, ऊपर ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट। तुमको भेजे ना, चलो ले लो एक बार। बाकी नोट्स में है पूरा, ये है ना, ले लो। हो गया सर। हो गया। अब देखो आगे, एक मैंने इसी के अंदर इस तरह की आकृति बनाई कि एक तो बना दिया नर, एक बना दी मादा। दोनों के बीच मैथुन क्रिया को दर्शाने के लिए दोनों के बीच क्या खींच दी हमने, एक लाइन। अब इससे जो संतान उत्पन्न हुई उसको मैंने दिखाया ऐसे। तो ये उससे उत्पन्न, इन माता पिता से उत्पन्न क्या है, संतान है। तो इस सिंबल को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये माता पिता है। अब इसमें ये वाला जो है ना प्रतीक, ये तो हो गया पिता, ये नर को इससे दर्शाते हैं। ये क्या हो गई, माता। अब इन माता पिता के जब जब लैंगिक जनन या मैथुन की क्रिया हुई तो इनके जो उत्पन्न हुई संतान वो क्या था, पुत्र। ये सिंबल बनाया है। इस तरह का सिंबल होता है नर के लिए। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, यदि ये गोल बनाते हम तो क्या उत्पन्न होती, पुत्री। और इस पुत्र में अंदर हमने डॉट का उपयोग किया है, यानी डॉट या बिंदु बनाए। या डॉट की जगह हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे यदि डार्क भी कर दिया ना, डॉट की जगह जैसे अंदर से डार्क कर दिया, डॉट का भी यूज कर सकते हैं, डार्क भी इसको अंदर से कर सकते हैं। तो ये जो है, ये पुत्र रोग से प्रभावित है। अंदर से जो डार्क किया है उसका मतलब क्या है, ये पुत्र कैसा है, रोगग्रस्त है। यानी पिता के अंदर हमने कोई डार्कनेस नहीं किया, माता में कुछ नहीं किया। यानी पिता रोगग्रस्त नहीं है, माता रोगग्रस्त नहीं है, लेकिन उनसे उत्पन्न जो पुत्र है वो रोगग्रस्त है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि पिता रोगग्रस्त नहीं है, माता रोगग्रस्त नहीं है, पुत्र रोगग्रस्त है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर माता या पिता में से किसी में अप्रभावी लक्षण उपस्थित था। माता या पिता में से किसी में अप्रभावी लक्षण पाया जा रहा था, और उस अप्रभावी लक्षण ने F1 पीढ़ी के अंदर तो अपना प्रभाव नहीं दिखाया, पिता या माता में जो था उसमें तो प्रभाव नहीं दिखाया, लेकिन अगली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाता है F2 पीढ़ी में। तो पुत्र जो अगली पीढ़ी है उसके अंदर अपना इफेक्ट दिखाया। तो सिंबल्स या इसमें काम में लिए जाते हैं। ये इस तरह का बना हुआ है तो पता क्या चल रहा है, माता और पिता में से कोई वाहक है रोग का, और उसके कारण पुत्र के अंदर रोग क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो इन कुछ सिंबल्स का यूज करके वंशावली विश्लेषण को किया जाता है। ये 5 6 7 टाइप के सिंबल हैं। इन सिंबल्स को याद रखना है, कौन सा किसको दर्शा रहा है उसको हमको पता होना चाहिए।
इसके बाद हमको पढ़ना है अब कुछ विकारों के बारे में, यानी मनुष्य के अंदर मेनली दो तरह के विकार या रोग पाए जाते हैं। मनुष्य में यदि हम रोगों की बात करें तो मेनली दो प्रकार के रोग पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप के जो रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार। सेकंड टाइप के जो रोग मनुष्य के अंदर पाए जाएंगे उन्हें बोला जाता है गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन डिफॉर्मिलिटीज और दूसरे को बोला जाएगा क्रोमोसोमल डिफॉर्मिलिटीज। अब दोनों में देखो अंतर क्या है। मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकार का मतलब है एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विकार। जो मेंडलीय विकार है इसके अंदर तो क्या होगा, किसी एकल जीन में, अकेले जीन में, एकल जीन के रूपांतरण या इसी को अपन बोल सकते हैं उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग, के कारण उत्पन्न रोग जो हैं उन्हें मेंडलीय विकार के नाम से जाना जाता है। किसी भी एक जीन के अंदर रूपांतरण हुआ या उत्परिवर्तन हुआ तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होगा उसको बोला जाएगा मेंडलीय विकार। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये आगे, अभी केवल हम डेफिनेशन याद रखनी है। मेंडलीय विकार का तो मतलब है किसी भी मनुष्य के अंदर एकल जीन में रूपांतरण हुआ, उत्परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो रोग उत्पन्न होगा उसे मेंडलीय विकार के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्रीय विकार का मतलब क्या होता है, किसी जीव के अंदर यदि क्रोमोसोम की संख्या एक ज्यादा हो गई, एक कम हो गई, यदि या सिंपल बोले अपन गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से उत्पन्न होने वाले विकार, गुणसूत्रीय विकार किनको बोला जाएगा। गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से उत्पन्न होने वाले विकार, विकार बोलते हैं रोग को, है ना, उत्पन्न होने वाले विकार या रोग। तो गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से यदि विकार मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न हो रहा है उनको बोला जाएगा गुणसूत्रीय विकार। तो पहले तो दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। मेंडलीय विकार का मतलब है किसी भी जीव के अंदर कोशिका में एकल जीन, केवल एक सिंगल जीन में रूपांतरण हुआ या उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होंगे उन्हें मेंडलीय विकार कहते हैं। सेकंड गुणसूत्रीय, किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या में या तो कमी हुई या गुणसूत्र की संख्या में अधिकता हुई तो उसके कारण उस जीव के अंदर कुछ रोग उत्पन्न होगा, उसको हम गुणसूत्रीय विकार के नाम से, उन विकारों को, उन रोगों को गुणसूत्रीय विकार के नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे मेंडलीय विकार के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे हम गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से हैं जो ह्यूमन के अंदर या मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो पहला मेंडल विकार की डेफिनेशन अभी मैंने तुम लोगों को बता ही दी है। एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार क्या कहलाएंगे, मेंडलीय विकार। अब मेंडलीय विकार जो है, जो वंशावली विश्लेषण पढ़ा था ना हमने, इससे पीछे वाली जो हेडिंग थी, वंशावली विश्लेषण द्वारा मेंडलीय विकारों को किसी भी परिवार में खोजा जा सकता है। यानी जब वंशावली विश्लेषण का उपयोग करते हैं उसका उपयोग करके हम मेंडलीय विकार या एकल जीन के रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विकारों को किसी भी परिवार के अंदर आसानी से खोज सकते हैं। यहाँ पर मेंडलीय विकारों को खोजने में भी वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं मेंडलीय विकार के, जैसे एक एग्जाम्पल है मेंडलीय विकार का हीमोफीलिया। मेंडलीय विकार का फर्स्ट एग्जाम्पल है हीमोफीलिया।
सेकंड इसका एग्जाम्पल होता है, एक रोग होता है सिस्टिस फाइब्रोसिस। सिस्टिस फाइब्रोसिस। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। चौथा मेंडलीय विकार का एग्जाम्पल होता है वर्णांधता। चौथा इसका एग्जाम्पल क्या है? वर्णांधता, मेंडलीय विकार का एक एग्जाम्पल है। पांचवा एक डिजीज होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। और छठा इसका एक एग्जाम्पल होता है थैलेसीमिया। तो ये सारे जो छह रोग जो हमको एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने लिखे हैं, ये सारे के सारे छह रोग मेंडलीय विकार कहलाते हैं। यहाँ क्या होता है, किसी भी जीव के अंदर एक जीन में उत्परिवर्तन होता है, पर्टिकुलर कोई जीन रूपांतरित होगा या उस जीन के अंदर उत्परिवर्तन होगा और उसके कारण जो रोग है वो उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। सिस्टिस फाइब्रोसिस ब्लड से रिलेटेड डिलीज होती है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज या रोग होता है जिसमें फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी का जो शेप है गोल से हसियाकार हो जाता है। वर्णांधता, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचय क्रिया से संबंधित बीमारी होती है जिसमें शरीर के अंदर फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल इकट्ठा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। थैलेसीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। तो ये सारे के सारे जो रोग है, छह एग्जाम्पल जो हमने लिखे हैं, ये आते हैं मेंडलीय विकार। एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विकारों को मेंडलीय विकार कहते हैं। हम उनके छह एग्जाम्पल हैं। वंशावली विश्लेषण का उपयोग करके इन मेंडलीय विकारों को समझा जा सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जा रहे हैं, या इन विकारों के जीन प्रभावी हैं या अप्रभावी हैं, इसका पता भी वंशावली विश्लेषण के द्वारा लगाया जा सकता है। अब ये जो मेंडलीय विकार पढ़े हैं हमने, ये मेंडलीय विकार प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। यानी मेंडलीय जो विकार हैं, मेंडलीय विकार प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। प्रभावी और अप्रभावी वर्ड का मतलब है जो F1 पीढ़ी में ही अपना प्रभाव दिखा दे, यानी पहली पीढ़ी के ही अंदर ही अपना लक्षण दिखा दे जो रोग, उसको बोला जाता है प्रभावी। और जो अपना लक्षण F2 पीढ़ी में दिखाए, शुरू की स्टार्टिंग की पीढ़ी में नहीं दिखाए, बाद की पीढ़ियों में अपना लक्षण दिखाए, उसे क्या बोला जाता है? अप्रभावी बोला जाता है। तो मंडलीय विकार प्रभावी हो सकते हैं या अप्रभावी हो सकते हैं। और वंशावली विश्लेषण का उपयोग करके इन प्रभावी और अप्रभावी विकारों को पहचाना जा सकता है। वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण का उपयोग करके इन प्रभावी या अप्रभावी विकार या रोगों को पहचाना जा सकता है। पहले तो इसकी एक डेफिनेशन याद रखनी है हमें, सिंपल सी। एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विकार मेंडलीय विकार कहलाते हैं। वंशावली विश्लेषण द्वारा किसी परिवार में इन्हें खोजा जाता है। छह एग्जाम्पल है, सारे याद रखने हैं। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा मेंडलीय विकार है या नहीं है? हीमोफीलिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये टर्म है फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना?
न्यूनिया नहीं है, फिनाइल कीटो न्यूरिया है ना। थैलेसीमिया। मेंडलीय विकार प्रभावी भी हो सकते हैं, अप्रभावी भी हो सकते हैं। वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस का यूज करेंगे और उसका उपयोग करके इन प्रभावी और अप्रभावी विकारों को आसानी से हम पहचान सकते हैं। यदि पहली पीढ़ी में ही प्रभाव दिखा रहा है कोई रोग, तो वो होगा प्रभावी। और पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, दूसरी पीढ़ी के अंदर जाकर दिखा रहा है, तो वो कौन सा हो जाता है, अप्रभावी। इस तरह से प्रभावी और अप्रभावी जो इनके लक्षण होते हैं या कैरेक्टर होते हैं, उनको पहचाना जाता है। अभी आगे पढ़ा था ना एक चेकर, वो इस तरह का बनाया था हमने पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। हमने बनाया था ऐसे सिंबल, एक ऐसे, एक नर एक मादा, फिर उनका एक लड़का या पुत्र था, और उसको हमने किया था डार्क। तो ये देखो, नर के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं दिख रहा, डॉट नहीं, यानी रोगग्रस्त नहीं है। मादा रोगग्रस्त नहीं, लेकिन बच्चा उनका जो लड़का है वो रोगग्रस्त है। इनमें माता और पिता में रोग ने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया, लेकिन किस में दिखा दिया, बच्चे में। तो ये किस प्रकार का है, अप्रभावी। और यदि इसी सिंबल को हम ऐसे बना दें, यानी ये तो क्या पता चल रहा है हमें, ये जो रोग है, कोई सा भी रोग हो सकता है, ये कौन से के लिए आ रहा है, अप्रभावी के लिए। ये है अप्रभावी। इससे पता चल रहा है, इस पेडिग्री एनालिसिस से। और दूसरा यदि हम बनाए, जैसे मैंने बनाया ये सिंबल, यह मैंने बनाया, ये एक नर है, ये एक मादा है, ये उनसे उत्पन्न पुत्री है। और यहाँ नर के अंदर मैंने डॉट कर दिया। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये जो रोग है, ये नर रोगग्रस्त है, पिता रोगग्रस्त है, तो ये रोग कौन सा है, प्रभावी है। इस तरह से वंशावली विश्लेषण से हम पहचान सकते हैं कि जो रोग है प्रभावी है या अप्रभावी। यानी ऊपर यदि माता पिता के अंदर ही हमें डॉटेड मिल रहा है या डार्क सर्किल हो रहा है, यानी माता और पिता में से किसी में रोग है, और यदि हमें ऊपर माता और पिता को जो सर्किल है या जो स्क्वायर है उसको डार्क नहीं किया है, तो वो रोग नहीं है। तो माता और पिता में रोग दिखाई दे रहा है तो प्रभावी है। माता पिता में रोग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बच्चे के अंदर रोग दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा लक्षण, कौन सा रोग हो गया, अप्रभावी। तो मेंडलीय विकार प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, और वंशावली विश्लेषण का उपयोग करके इन प्रभावी और अप्रभावी विकारों या रोगों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अंदर ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। अब मेंडलीय विकार के एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े हैं, उनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ना है, यानी कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ना है हमें इसमें। पहला जो रोग होता है वो कौन सा है, हीमोफीलिया। फर्स्ट जो डिजीज है या रोग है वंशावली विश्लेषण से संबंधित, उसे किस नाम से जाना जाता है, हीमोफीलिया के नाम से। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है हीमोफीलिया के बारे में, कि हीमोफीलिया रोग जो है उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। एक सेकंड रुक जाना है ना। सर, हाँ बोल। ये सिस्टस फाइब्रोसिस में क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, जैसे अभी वो बताया था ना मैंने तेरे को, वो थैलेसीमिया। हाँ, थैलेसीमिया के तो अंदर कैंसर। क्या, क्या, थैलेसी कैंसर में सर। हाँ 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 हाँ, कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर जो है, छठे नंबर पे जो अपन ने लिख रखा है ना, वो तो होता है ब्लड हम्म। कैंसर। तो ब्लड कैंसर के अंदर तो क्या होता है, ब्लड के अंदर सेल्स लगातार क्या करती है, डिवाइड करेगी। लेकिन सिस्टिस फाइब्रोसिस जो है, उसके अंदर मेनली इसमें क्या है, अपना इन्फेक्शन हो जाता है, लंग के अंदर इन्फेक्शन होगा। लंग मतलब है फेफड़े। फेफड़े जो है ना, उनके अंदर इन्फेक्शन होगा। व्यक्ति का जो वजन है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है, और उसका जो मल होगा, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालता है, वो फैटी हो जाता है, यानी लिपिड या फैट ज्यादा निकलती है। उस डिजीज को अपन बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, यानी इसके अंदर खांसी उत्पन्न होगी, फेफड़ों में बार बार संक्रमण होगा, लंग्स जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें बार बार संक्रमण होगा, और वजन नहीं बढ़ेगा, और वसा युक्त जो मल है वो इसके अंदर निकलती है। उस डिजीज को बोलते हैं हम सिस्टिक फाइब्रोसिस। आया समझ में।
ठीक है ना राम अवतार? अब देखो नेक्स्ट जो इसके अंदर हमको डिटेल में जो पढ़नी है एक डिजीज, पहली डिजीज जो हमको पढ़नी है वो कौन सी है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है कि हीमोफीलिया किस तरह से उत्पन्न होता है और कैसे इसके द्वारा इफेक्ट किया जाता है। अब सबसे पहला तो हीमोफीलिया के अंदर हमको याद ये रखना है कि हीमोफीलिया एक मेंडलीय विकार है। पहला पॉइंट जो इसके अंदर याद रखना है हमें, पढ़ना है हमें, डिजीज का नाम है हीमोफीलिया। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो याद रखना है, मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार टर्म जहां भी आ रही है, मेंडलीय विकार शब्द जहां भी आ रहा है, मतलब है एकल जीन के रूपांतरण से उत्पन्न होगा। मेंडलीय विकार जो शब्द है, उस शब्द का मतलब क्या है? एकल जीन के रूपांतरण से उत्पन्न होगा। एक जीन में रूपांतरण होगा और उस जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से ये उत्पन्न होगा। फर्स्ट इस हिमोफीलिया के अंदर ये याद रखना है। सेकंड, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक क्या होती है? ये रोग है, आनुवांशिक रोग है या बीमारी है? आनुवांशिक रोग का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। एक पीढ़ी से किस में जाता है? दूसरी पीढ़ी में इस बीमारी का गमन होगा। आनुवांशिक रोग उन रोगों को बोलते हैं जो एक जनरेशन से किसके अंदर जाए? दूसरी जनरेशन के अंदर जाए, दूसरी पीढ़ी के अंदर जाए। तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है हेमोफीलिया, जो एक पीढ़ी से किस में जाती है? दूसरी पीढ़ी में जाती है। तीसरा इसके अंदर याद रखना है, ये जो रोग है, इस रोग में एक्चुअल में होता क्या है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। जिन व्यक्तियों में रोग होगा उनमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। भाई सामान्य रूप से क्या होता है, यदि हमारे कहीं कट वगैरह लग गया, चोट लग गई, तो कुछ मिनट, 1 2 3 मिनट बाद क्या होता है, वहां पर क्लॉट जम जाएगा और रक्त का बहना जो होता है वो रुक जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये हीमोफीलिया बीमारी होगी, उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, उसमें रक्त लगातार बहता रहेगा। और ज्यादा रक्त बहने के कारण, लगातार खून के बहने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उस बीमारी को बोला जाता है हीमोफीलिया। इस रोग को या इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। तो एकल जीन के उत्परिवर्तन से उत्पन्न मेंडलीय विकार है, आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से किस में जाता है? दूसरी पीढ़ी में। इस बीमारी के अंदर जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग होगा, उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं बनेगा। अधिक खून बहने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। चौथा इसका जो पॉइंट है, यह लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। ये जो रोग है, यह रोग लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। अब इसके अंदर देखो कि टर्म लिखा है हमने, लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन। अब इसका मतलब क्या है? इस रोग का जो जीन होगा, वो कौन से गुणसूत्र पर पाया जाएगा? लिंग गुणसूत्र। हीमोफीलिया से संबंधित जो जीन है, वो किस पर पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र पर। लिंग गुणसूत्र भी दो तरह के होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? बाई। तो हीमोफीलिया का जो जीन है, वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, बाई गुणसूत्र पर नहीं पाया जाता है। फर्स्ट इसमें ये पॉइंट याद रखना है। यानी हीमोफीलिया को उत्पन्न करने वाला जीन एक्स गुणसूत्र पर मिलेगा, बाई गुणसूत्र पर नहीं मिलेगा।
तो लिंग संलग्न, लिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरा एक शब्द इसी में साथ में लिख रहा है अप्रभावी जीन। अप्रभावी जीन का मतलब है जब ये एक संयुग्मजीय अवस्था F1 पीढ़ी के अंदर अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, F2 पीढ़ी के अंदर अपना क्या दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। तो लिंग संलग्न अप्रभावी जीन का मतलब है जैसे दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में। एक तो होते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र सोमेटिक क्रोमोसोम, और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम। इनकी जो नंबर है 23 जोड़ी, इसको हम ये होते हैं 44, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो टोटल कितने पाए जा रहे हैं हमारे अंदर, 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़ी क्रोमोसोम। 46 में से 44 तो होते हैं कायिक जो हमारे शरीर को बनाते हैं, दो होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब नर के अंदर हम दर्शाते हैं कायिक और लिंग गुणसूत्रों को 44 प्लस एक्स वाई, ये तो नर में है। मादा में जो 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं 23 जोड़ी, उनको हम दर्शाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। तो ये जो जीन है हिमोफीलिया का जीन, ये किस गुणसूत्र पर पाया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति में है तो एक्स पर, वाई पर नहीं मिलेगा, ना इन कायिक गुणसूत्रों पर मिलेगा। तो ये जो रोग है हिमोफीलिया, लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। लिंग गुणसूत्र से जुड़े हुए अप्रभावी जीन के कारण ये रोग होगा। और ये लिंग गुणसूत्र कौन से वाले पर ये पाया जाएगा, एक्स पर ये प्रेजेंट होता है, वाई पर ये नहीं पाया जाता है। लिंग संलग्न अप्रभावी जीन इसको क्यों बोला है, क्योंकि यदि ये हिमोफीलिया रोग का जीन मिलेगा तो किस तरह से पाया जाएगा, 44 प्लस एक्स एच वाई। अब यह एक्स क्रोमोसोम के साथ कौन सा जीन जुड़ा हुआ है, एच, हीमोफीलिया का जीन जुड़ा हुआ है। यानी ये जो नर है, ये जो पिता है, या फिर ये जो मनुष्य है नर है, ये हीमोफीलिया से ग्रसित है। इसमें कौन सा रोग पाया जा रहा है, हीमोफीलिया इसके अंदर पाया जा रहा है। मादा के अंदर देखो क्या हो जाएगा, जो मादा है उसके अंदर यदि ये पाया जा रहा है 44 प्लस एक्स एच एक्स, तो ऐसी मादा जिनमें हीमोफीलिया का एक जीन पाया जा रहा है, वो हीमोफीलिया रोग के लिए वाहक का काम करती है। इस तरह की यदि कोई मादा है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, हीमोफीलिया के जीन को हम दर्शाते हैं एच से, स्मॉल एच से, क्योंकि हीमोफीलिया की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, एच से। तो ऐसी मादा जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन पाया जा रहा है, हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, वो वाहक का काम करेगी। वाहक का मतलब है इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी। यहाँ पर ये रोगग्रस्त क्यों नहीं होती है मादा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स पर तो हीमोफीलिया का जीन है, लेकिन दूसरे एक्स पर क्या है, सामान्य जीन। हीमोफीलिया का जीन अप्रभावी है, सामान्य जीन प्रभावी है, तो ये प्रभावी जीन इसके लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। भाई जो ये लिखा है हमने, यानी इसमें हम समझाना ये चाह रहे हैं कि एक तो है हीमोफीलिया के अंदर क्या है, नर है कोई 44 प्लस एक्स वाई, सामान्य नर है। यदि हीमोफीलिया से ग्रसित नर होगा तो 44 प्लस एक्स एच वाई, यानी ये कौन सा नर हो गया, हीमोफिलिक नर। ऐसा नर है जिसके अंदर हीमोफीलिया रोग पाया जा रहा है। हीमोफीलिया का जीन केवल एक्स पर मिलता है, वाई पर मिलता ही नहीं है, ऊपर हमने पढ़ा है। मादा में क्या है, यदि ये कंडीशन है 44 प्लस एक्स एच एक्स, तो ये जो मादा है इसको हम बोलेंगे वाहक मादा। हीमोफिलिक मादा नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा वाहक मादा। वाहक मादा इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इस हीमोफीलिया को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का क्या करती है, काम करती है। यहाँ वाहक का काम क्यों करेगी मादा, क्योंकि एक जैसे दो एक्स क्रोमोसोम थे, एक एक्स क्रोमोसोम ये, एक एक्स ये। अब इस पर मिल रहा है हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जीन एच, दूसरे पर जो सामान्य एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है, इस क्रोमोसोम पर कौन सा जीन मिल रहा है, सामान्य जीन। सामान्य को दिखा दिया हमने कैपिटल एच से। तो ये एच जब अपना इफेक्ट, ये एच जीन जो है वो है अप्रभावी। ऊपर हमने पढ़ा हीमोफीलिया का जीन अप्रभावी होता है, ये एच जीन जो है वो कौन सा है, प्रभावी है।
तो इस H की उपस्थिति में ये H अपना क्या नहीं दिखा पाता इफेक्ट, इसलिए मादा में रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। मादा केवल किसका काम करती है? वाहक का काम करेगी। मादा इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। यदि किसी मादा में ये कंडीशन आ जाए 44 प्लस एक्स एच एक्स एच, इस मादा को बोलेंगे हम हीमोफिलिक मादा। लेकिन हीमोफिलिक मादा कभी पाई नहीं जाती है, यानी जो जिस मादा के अंदर यदि हीमोफीलिया हो गया तो उसकी मृत्यु वयस्क अवस्था को प्राप्त करते ही हो जाती है। क्योंकि वयस्क अवस्था के अंदर जब मासिक चक्र आता है तो मासिक चक्र के समय ब्लड निकलेगा बॉडी से और उस ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, वो ब्लड